नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग और जो आपकी तैयारी है बिहार विद्युत विभाग के लिए ये कैसी चल रही है ना। देखिए, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं दोस्तों ट्रांसफार्मर का आज सेकेंड क्लास, और इसमें आप यकीन मानिए, आप इस पूरे क्लास को देखिए, आप विश्वास कीजिए मेरे बातों पर। इस लेवल का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ ना, जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना दोस्तों बहुत है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने हैं जो अभी आप सॉल्व करने वाले हैं। टोटल हमारे पास 40 क्वेश्चंस हैं, है ना। देखते हैं हम मैक्सिमम कितने क्वेश्चनों को हल कर पाते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का ट्रांसफार्मर का सेक्शन है दोस्तों, जैसे कि अब रोजाना शाम को 7 बजे हमारी क्लास चल रही है, और आई थिंक कि सभी हमारे स्टूडेंट्स को ये बात पता भी चल चुकी होगी कि जो सुबह के 7 बजे चला करती थी वो अब शाम के 7 बजे चलना स्टार्ट हो चुका है ना, और लगातार कई दिनों से चल भी रहा है, ठीक है। क्लास जो है हमारा 34 नंबर का ये क्लास है ना। ये 34 नंबर का क्लास है, और इसमें देखते हैं कि जो है आपका क्वेश्चन ये किस लेवल का क्वेश्चन है ना। तो अगर हमारे ऐसे दोस्त भाई मित्र भी होंगे जो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है ना। और साथ में आपको एक और काम मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने PGCIL में एग्ज़ाम दिया होगा, है ना, और आप सिलेक्ट हुए होंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए, ट्रेड टेस्ट के लिए, है ना, तो एक रिज्यूम का एक फॉर्मेट उनकी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, जो उनके द्वारा कहा गया है कि भाई उस रिज्यूम को आपको हाथ से भर करके ट्रेड टेस्ट होगा, जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन आपको लेकर के जाना है। उस फॉर्मेट को आपको कैसे भरना है ना, बहुत बड़ा फॉर्मेट है, 8-10 पेज का फॉर्मेट है। उसको भरना मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है ना, और कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया। ये वीडियो जरूर देखिएगा, इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। और साथ में अगर ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो LP का फॉर्म अप्लाई किए होंगे, है ना, तो उनका फॉर्म का स्टेटस जो है दोस्तों कैसे चेक करना है कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है ना, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। ये भी आप चेक कर लेना अपना स्टेटस। और सबसे ज़रूरी बात कि भाई आपको अगर PDF चाहिए, आप चाहते हैं कि हर प्रकार का अपडेट वैकेंसी से रिगार्डिंग हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे, तो हमारे इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, पहला क्वेश्चन मैं आपके नाम करता हूं, और इसका जो आंसर है मेरे भाई वो आप बताइए कि इसका जो आंसर है वो क्या आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए हाँ, ये पेन मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। क्वेश्चन है आज हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी स्थिर वोल्टता ट्रांसफार्मर में किसी उत्पन्न सेकेंडरी वोल्टता पर सेकेंडरी वाइंडिंग की प्रतिबाधा, जिसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, वो कैपेसिटर के आर पार इम्पीडेंस के तुल्य हो जाएगा। सर्किट के इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, है ना। सर्किट के इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? तुल्यता अवस्था, तुल्यता सर्किट, या रेजोनेंस, आदर्श, या सैचुरेट सर्किट, है ना। इसी प्रकार का अगर क्वेश्चन मान लीजिए हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाना होगा, रेजोनेंस सर्किट की तरफ जाना होगा, है ना। अब आप सोचते होंगे कि सर ये रेजोनेंस जो है ना, ये किस चिड़िया का नाम है? तो सुनिए, सर्किट में क्या होता है, कोई सा भी सर्किट है उसमें इंडक्टेंस होता ही होता है ना। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कैपेसिटर की बात बोली जा रही है, यानी कि सर्किट कौन सी होगी? LC सर्किट। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस, समझिएगा, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटर की बात कही गई है तो हम क्या कहेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर ये दोनों कंपोनेंट्स एक समान हो गए, एक बराबर हो गए, तो फिर इसको हम कहते हैं रेजोनेंस सर्किट। इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई? इसी को कही जाती है रेजोनेंस सर्किट, है ना। लेकिन इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो एक दूसरे के 180 अंश पर होना चाहिए, तब इसको हम कहते हैं रेजोनेंस सर्किट, है ना। तब इसको क्या कही जाती है? रेजोनेंस सर्किट। ये सवाल का आंसर कंप्लीट है ना। छापिएगा, हर पॉइंट को नोट कर लेना मेरे भाई, हर पॉइंट को नोट करिएगा। वह अधिकतम लोड कौन सा है जिस तक एक खुला डेल्टा परिणामित्र सुरक्षा का अनुभव करते हुए आपूर्ति बनाए रख सकता है ना। एक से एक सवाल यहाँ पर आपको मिलेंगे। वह कौन सा लोड है जिस तक एक ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर सुरक्षा को भी अनुभव करता है और सप्लाई को भी कंटिन्यू बनाए रखता है ना। तो
वो कौन सा लोड है? 58% लोड, 100%, 33%, है ना, 101%, कितना होगा? तो समझिए इसको, क्या बोल रहा है? खुला डेल्टा, यानी कि डेल्टा जो है ये क्लोज नहीं है, ये क्या है? ओपन है ना, यानी कि जो स्टार होगा वो क्लोज होगा। स्टार अगर क्लोज है, इसको एज्यूम आप कर सकते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर से, यानी कि जब स्टार कॉन्टेक्टर आपका पिकअप रहता है और डेल्टा कॉन्टेक्टर ओपन रहती है ना, उस समय क्या होता है कि सप्लाई का 58% पावर ही वो जो स्टार कॉन्टेक्टर है वो मोटर को दे रही होती है ना, और जब डेल्टा भी पिकअप होता है तो 100% मिलने लगता है। उसी प्रकार से ट्रांसफार्मर का डेल्टा जो है वो ओपन है, यानी कि स्टार क्लोज है, तो कितना होगा? 58% पावर होगा। कितना? 58% पावर होगा, है ना। दोबारा सुनिए कि एक ट्रांसफार्मर है जो ओपन डेल्टा है ना, सुरक्षा का अनुभव करते हुए वो कितना आपूर्ति बनाए रख सकता है, यानी कि आउटपुट में जो आपूर्ति देगा वो कितना रहेगा? 58%, और वो एक सेफ्टी, है ना, सेफ्टी को भी अनुभव कर रहा है। ऐसा नहीं कि इतना आपको आउटपुट में आपूर्ति दे रहा है तो वो एक डेंजरस आपूर्ति है ना, ज़रूरत से ज़्यादा आपूर्ति है, ठीक है ना, ये बात कही गई है। लीजिए नेक्स्ट है, किसी ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस शक्ति वह क्षति है जो किसके कारण पैदा होती है? जो किसके कारण पैदा होती है? तो कॉपर लॉस जो होता है वो होता है आपका I²R के कारण पैदा होती है ना। तो वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस होता है इसी के कारण ये उत्पन्न होती है, और यही कारण ही है कॉपर लॉस जनरेट होने का, है ना। और कॉपर लॉस लोड पे डिपेंड करता है, ये जिस प्रकार का लोड होगा, जैसे मैक्सिमम लोड होगा तो मैक्सिमम पावर लॉस होगा, अगर मिनिमम होगा तो मिनिमम पावर लॉस होगी, इस प्रकार से पावर लॉस होती है। नेक्स्ट है टैप्ड ट्रांसफार्मर, वह है जिसमें क्या होता है? जिसमें आपका वोल्टेज स्टेबलाइज करने के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग में से कई मध्य सिरे निकाले गए हों, यही होता है आपका टैप्ड ट्रांसफार्मर। यानी कि मान लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना, एक ट्रांसफार्मर है, उसको आउटपुट में एडजस्ट करके वोल्टेज देना है सप्लाई के लिए, है ना, तो हम क्या लगाते हैं? टैप्ड ट्रांसफार्मर। टैप्ड ट्रांसफार्मर जो होता है एक टैपिंग स्विच के माध्यम से हम वोल्टेज को स्टेबलाइज करते हैं, है ना। इसीलिए टैप्ड ट्रांसफार्मर जो होते हैं, ये जिसको हम ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं, ये स्टेबलाइजर के लिए यूज़ किए जाते हैं, है ना। वोल्टेज को स्टेबलाइज करते हैं, आउटपुट में नियत मान का वोल्टेज देते हैं, वही कह रहा है ना। चलिए अगला है दोस्तों, अगर सेशन मज़ेदार लगे ना, सेशन अगर मस्त लगे ना, आपको ऐसा लगे कि जो कंटेंट हमें चाहिए वो एक्चुअल में इस चैनल के माध्यम से मिल रहा है, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और दूसरा काम है कि शेयर भी कर देना, है ना। ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान फुल लोड अवस्था का केवल कितना % होता है, ये बात आपको बताना है। शून्य लोड अवस्था का मतलब क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार का कोई करंट नहीं, कोई लोड नहीं कनेक्ट रहता, उसको उसमें उस टाइम पे जो करंट चलती है उसको हम कहते हैं I0 करंट, नो लोड करंट, है ना। ये नो लोड करंट कितने % चलती है? तो ये चलती है आपकी 2% से 5%, है ना। 100% में से 2% से लेकर के 5% चलती है, ठीक है। तो ये जो I0 करंट है ये क्या करती है? इसका काम क्या है भाई? अगर लोड नहीं है तो कोई भी करंट नहीं चलना चाहिए, लेकिन I0 करंट चलती है। ये I0 करंट का काम होता है कि जो कोर होता है ट्रांसफार्मर में, इस प्रकार के जो कोर होते हैं ना, इस कोर में वाइंडिंग भी इस ऐसे लपेटी गई है ना, इस प्रकार से वाइंडिंग भी लपेटी गई है। तो इसमें ये क्या करता है? फ्लक्स सेटअप करता है ना। ये क्या करता है? इस प्रकार से जो फ्लक्स है ना, इस फ्लक्स को सेटअप करता है। फ्लक्स को सेटअप करना I0 करंट का काम होता है ना। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फ्लक्स सेटअप करना I0 करंट का काम होता है। इसका काम क्या है? फ्लक्स को सेटअप करना। लेकिन इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है I वॉट और दूसरी होती है I म्यू। I म्यू को कहते हैं वॉटलेस कंपोनेंट, है ना, इसको कही जाती है वॉटलेस अवयव, और इसको कही जाती है वॉटफुल अवयव। अब
ये नाम इसका क्यों रखा गया इस प्रकार से, वॉटलेस और वॉटफुल। ये वॉटलेस और वॉटफुल है क्या, ये आई नोड करंट के दो कंपोनेंट्स हैं। आई म्यू जो है ये क्या करता है, आई म्यू जो है ये किसी प्रकार का पावर लॉस नहीं कराता, इसीलिए इसको हम कहते हैं वॉटलेस, यानी कि पावर जो होता है वो वॉट में होता है, किसी प्रकार का कोई पावर लॉस नहीं कराता है ना। आई वोट जो है ये वॉटफुल अवयव है, ये क्या कराता है कि कोर में आयरन लॉस उत्पन्न कराता है। कोर में आयरन लॉस उत्पन्न कराने का जिम्मेदारी कौन उठा रहा है, ये जिम्मेदारी है दोस्तों, ये जो जिम्मेदारी है दोस्तों ये किसका है, कोर में हीट उत्पन्न कराना। कोर में हीट उत्पन्न किसके कारण हो रही है, नो लोड के कंडीशन में वॉटफुल कंपोनेंट्स के कारण, है ना। तो मैंने आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही डिटेल दे दिया। कई बार दोस्तों इसके कंपोनेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, खास तौर पर जो बड़े बड़े दोस्तों आपके विभाग होते हैं, जैसे कि आपका यूपीपीसीएल होगा, यहाँ पर पूछ लिया जाता है ना। तो ये मैंने थोड़ा ज़रूरी समझा। ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, बताइए। ऑटो ट्रांसफार्मर है, 26 नंबर का सवाल है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, नियत आउटपुट वोल्टेज के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर दिया था ऑटोमोबाइल्स में, है ना। ऑटोमोबाइल्स में किया जाता होगा, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं कि नियत आउटपुट वोल्ट का है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का मतलब क्या हो गया, इसका यूज हम स्टेबलाइजर में करते हैं, और स्टेबलाइजर का काम है कि जो आउटपुट में सेकेंडरी में जो वोल्टेज हमें प्रदान कर रहा है, जिसको हमें यूज करना है ना, वो कैसा होगा, वो नियत मान का होगा, वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा होगा, नियत मान का होगा, है ना। इसलिए हम तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे, बाकी आप कमेंट में बताइएगा आपको कौन सा जो आंसर है ये सटीक लगता है। आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर प्राथमिक कुंडलन करंट जो है ये आईपी है। आईपी क्या है, प्राइमरी करंट है ना। ये वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज के इन फेज में प्राइमरी वोल्टेज के 180 अंश पिछड़ जाती है, या प्राइमरी वोल्टेज से 90 अंश आगे रहती है, प्राइमरी वोल्टेज से 90 पिछड़ जाती है। यानी कि ये नेचर पूछ रहा है पावर फैक्टर का। अगर इसका कंक्लूजन निकाला जाए, है ना, 100 बात की एक बात मैं अगर बताऊं आपको, तो आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर प्राथमिक कुंडलन की करंट जो है आईपी, है ना, इसका पावर फैक्टर किस नेचर का होता है। अब अभी मैंने बताया ना, आई नोट करंट चलता है। आई नोट करंट जो होता है ये नो लोड के टाइम पे जो आई नोट करंट चल रही है, उसी टाइम पे कुछ ना कुछ वोल्टेज भी चल रही होगी, है ना। उस वोल्टेज और उस करंट का नेचर कैसा है पावर फैक्टर का, तो वो है दोस्तों आपका, अगर प्राइमरी करंट देखें, है ना, प्राइमरी करंट और फिर प्राइमरी वोल्टेज, तो ये एक दूसरे, ये कैसे होते हैं, लैगिंग नेचर के होते हैं। ये 90 अंश पीछे होती है वोल्टेज जो है, प्राइमरी वोल्टेज से ये 90 अंश पीछे होती है। कौन, ये होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं लैगिंग नेचर, इसको हम क्या कह सकते हैं, लैगिंग नेचर। लैगिंग नेचर का इनका पावर फैक्टर होता है, ठीक है। चलना, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में सदैव किस प्रकार का चुंबकीय सर्किट होता है। ये तो बड़ा आसान सा है ना। मैं आपको यहाँ पर बता भी देना चाहूँगा कि ये एक क्या है, ये एक ट्रांसफार्मर का क्रोड है। हम यहाँ पर लपेटते क्या है, इस प्रकार से वाइंडिंग लपेट देते हैं, है ना, इस प्रकार से वाइंडिंग लपेट देते हैं। देखिए ये वाइंडिंग हो गया, ठीक, ये वाइंडिंग हो गया। यहाँ पर जो आपका चुंबकीय फ्लक्स चलेगा ना, वो सब चुंबकीय फ्लक्स एक ही होगा। यही चुंबकीय फ्लक्स इस कोर से भी सर्कुलेट होगा, यही चुंबकीय फ्लक्स इस कोर से भी सर्कुलेट होगा, यानी कि कॉमन होगा। क्या होगा, कॉमन, उभयनिष्ठ चुंबकीय सर्किट होगा। ऐसा नहीं कि प्राइमरी वाइंडिंग के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स अलग है, सेकेंडरी के लिए अलग है। प्राइमरी को जो हम सप्लाई देते हैं उसी से फ्लक्स जनरेट होता है, और वही फ्लक्स ट्रैवल करता हुआ कोर के माध्यम से सेकेंडरी तक जाती है ना। तो कॉमन हुआ, एक ही हुआ ना। फिर यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन जल जाए, हाँ ये बढ़िया सा सवाल है। अगर डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज वाइंडिंग जल जाए, यानी कि ओपन सर्किट हो जाए, तो वह प्रदान करेगा, कितना प्रदान करेगा, 58% पावर। सर आप कहेंगे सर मैं आपकी बात पे सहमत नहीं हूँ, मैं नहीं मानता, आप बताओ 58% कैसे होगा। तो समझना, 3 फेज सिंगल फेज में वोल्टेज कितना होता है। देखिए ये सिंगल फेज का वोल्टेज है 230 से हम 250 वोल्ट मानते हैं, हम मैक्सिमम 250 वोल्ट को लेकर के चलते हैं एग्जाम्पल के लिए, है ना। कितना, 250 वोल्ट।
अब 3 फेज में कितना होता है, √3 गुना अधिक होता है ना, किसका, 250 वोल्ट का। तो आप करके देखिए 435 वोल्ट ऐसे ही आती है, कितना आती है, 435 वोल्ट, है ना। तो यह क्या बोल रहा है कि एक फेज वाइंडिंग जल गया है, 3 फेज में से एक फेज जल चुकी है। जैसा कि इसको देखिए, है ना, ये इसका कोर है, ठीक है, इस प्रकार से ये इसका कोर है ना। इनमें तीनों में वाइंडिंग लपेटी गई है, इसमें भी वाइंडिंग है, इसमें भी वाइंडिंग है और फिर इसमें भी वाइंडिंग है ना। इन तीनों में से मान लीजिए किसी एक का, इसका मान लीजिए, है ना, ये वाइंडिंग जल चुकी है। अब 2 ही वाइंडिंग बचे हुए हैं। 2 वाइंडिंग बचने का मतलब हम इसको सिंगल फेजिंग कहेंगे। सिंगल फेजिंग यानी कि एक फेज का हो गया। और एक फेज में कितना वोल्टेज है, 230 वोल्ट से 250 वोल्ट है। और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि सिंगल फेज में पावर कितना मिलता है, 58%। घुमा फिरा करके बात कहाँ पर आ गई, ऑप्शन नंबर सी पर आ गई, है ना। संतुष्ट हो चुके हैं आप, है ना। मैंने इसको बता दिया ना कि कैसे कैसे 58% आता है। समझ में आया या नहीं, यस या नो में कमेंट करिएगा। किसी परिणामित्र के प्रत्येक वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल किस गुणांक पर डिपेंड करता है। अभी देखिए, अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग के लिए देखें, किसके लिए, प्राइमरी वाइंडिंग के लिए, तो प्राइमरी वोल्टेज की तरफ चलेंगे, है ना। 4.445 F/N प्राइमरी का टर्न्स। अब देखिए इसमें क्या क्या कौन कौन से फैक्टर आपको दिख रहे हैं। ये है मैक्सिमम फ्लक्स, है ना, ये रही आपकी अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स मिल गया। फिर है फ्रीक्वेंसी, है ना, सप्लाई फ्रीक्वेंसी और टर्न्स की संख्या। टर्न्स की संख्या आवृत्ति हो गई, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स, सप्लाई की आवृत्ति हो गई, टर्न्स की संख्या, अधिकतम फ्लक्स और लपेट की संख्या, है ना, ये रही लपेट की संख्या। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो गया। NP, है ना, n यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी हो गया और प्राइमरी का टर्न्स हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो ये तीनों फैक्टर हैं, है ना। इन तीनों गुणांक को मिला करके मल्टीप्लाई जब आप करेंगे सब कुछ, है ना, और 4.44 के साथ, तब प्राइमरी में जितना वोल्टेज है और इसी प्रकार से सेकेंडरी का भी वोल्टेज आप निकाल सकते हैं, है ना, ऐसे निकाला जाता है। अगला, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को इस तरह डिजाइन किया जाता है जिससे कि उसमें लौ हानि न्यूनतम रहे, क्योंकि, है ना। अब सुनने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों, है ना। अपने दिमाग का जो ढक्कन है उसको खोल के रखिए, मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ। इसका मतलब है कि एक ट्रांसफार्मर अपन बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए BHL में आपका लग गया नौकरी। अब BHL में ट्रांसफार्मर डिजाइन होते हैं। अब आपको बोल दिया गया कि भैया ऐसे ट्रांसफार्मर आप बनाओ कि जिसमें जो लौह हानि है वो कैसा रहे, वो न्यूनतम रहे, कम से कम रहे। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग 24 घंटे एक्साइटेड रहती है। सर हमें समझ नहीं आया, प्राइमरी वाइंडिंग 24 घंटे एक्साइटेड रहे या ना रहे, आयरन लॉस से क्या रिलेशन है इसका, है ना। तो कनेक्शन तो है भाई, है ना। देखिए जैसे मियाँ बीवी का कनेक्शन आपस में होता है ना, वैसे ही इसका भी कनेक्शन है। सुनना आप, यानी कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो 24 घंटे उत्तेजित रहती है, मतलब कि सप्लाई से कनेक्ट रहती है। अगर प्राइमरी वाइंडिंग में एग्जाम्पल के तौर पर 100 एम्पियर करंट चल रही है ना, 100 एम्पियर करंट चल रही है, ये लौ हानि के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक हिस्टैरिसीस लॉस, एक होता है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस क्या होता है, हीट जनरेट करता है, समझिएगा। ये जो एडी धारा हानि है ये क्या है, और जो आपका हिस्टैरिसीस हानि और ये जो आपका हिस्टैरिसीस हानि, ये जो दोनों है ना, ये जो दोनों है ये लौह हानि के ही प्रकार है, समझिएगा। ये दोनों लौह हानि के ही प्रकार हैं, है ना। ये लौह हानि के ही प्रकार है। एडी धारा को हम क्या कहते हैं, इसको कही जाती है सर्कुलेटिंग धारा, है ना। एडी करंट का मतलब क्या होता है, सर्कुलेटिंग धारा। अगर ये 100 एम्पियर का करंट प्राइमरी वाइंडिंग में चल रही है तो फिर
इसी में से एग्जाम्पल के लिए 10 एम्पियर करंट जो है वो एडी करंट के कारण लॉस हो जाएगा। एडी करंट क्या है? सर्कुलेटिंग करंट। सर्कुलेटिंग करंट क्या होता है कि फालतू का हीट जनरेट करता है, यानी कि इसी 100 एम्पियर करंट में से 10 एम्पियर करंट जो है ये हीट जनरेट होने में लग गया। अब उस करंट को हम यूज नहीं कर सकते, जिसको हम कहते हैं लॉस हो जाना। तो 100 इसमें से जो है ये 10 एम्पियर करंट लॉस हो गया। हम चाहते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस कम से कम रहे, तो सर्कुलेटिंग करंट कम से कम होगा। तो ये जो 10 एम्पियर करंट ले रहा है ये 10 एम्पियर से भी और कम करंट लेने लगे, हो सकता है कि 2 एम्पियर करंट लेने लगे, तो 2 एम्पियर करंट कम लॉस हो गया है। इसीलिए चाहते हैं कि आयरन लॉस कम से कम रहे, ताकि जो है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग 24 घंटे एनर्जी रहती है ना, उस पर उत्तेजित रहती है, सप्लाई से कनेक्ट रहती है, तो वो एनर्जी फालतू का वेस्ट ना हो पाए। अगर समझ में नहीं आया होगा ना तो वीडियो को दोबारा बैक करिए, बैक करके देखिए जब तक आपको समझ में ना आए, ठीक है। ये नेक्स्ट अगला देखना आप कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग सब स्टेशनों में किन कार्यों हेतु महत्वता दी जाती है। तो जो वहाँ पर रिले वगैरह लगे होते हैं ना, उपकरण वगैरह लगे होते हैं, उसके काम के लिए लगाते हैं। पीटी जो होता है ना पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, समझिएगा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है ना। और एग्जाम्पल के लिए अगर माने तो अगर कोई 11,000 वोल्टेज या फिर 1100 वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज जो है, ये 11,000 वोल्टेज अगर पीटी को इनकमिंग में, यानी कि पीटी को सप्लाई से कनेक्ट करे, इनकमिंग दे, तो इसको घटा कर ये कितना कर सकती है? 50 से 100 वोल्ट। अब इसको एक वोल्ट मीटर लगा करके, है ना, एक वोल्ट मीटर लगा करके इसका जो पाठ्यांक है वो हम ले सकते हैं, यानी कि लो अमाउंट का वोल्टेज मापने के लिए पीटी का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो कैसे ये 11,000 वोल्टेज को 50 से 100 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, और फिर इसको हम माप लिए एक छोटे से कम रेटिंग वाले वोल्ट मीटर के द्वारा। लेकिन अगर आप जानने के लिए उत्सुक होंगे कि सर फिर हमें पता कैसे चलेगा, हमें तो मीटर के द्वारा पता चल जा रहा है कि भाई इतना वोल्टेज है, लेकिन इनकमिंग में यानी कि पीटी में जो वोल्टेज आ रही है वो कितना आ रही है, ये कैसे पता चले? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है CTR, है ना, गुणे पाठ्यांक। किसका पाठ्यांक? मीटर का पाठ्यांक, है ना, मीटर का रीडिंग। अब CTR क्या है भैया? CTR है गुणक घटक। ये क्या है? ये है आपका गुणक घटक, है ना। जैसे कि गुणक घटक क्या है? जैसे CT होता है ना, CT होता है कि 100/5, है ना, या फिर CT होता है 500/5, है ना। ये इसका क्या है? गुणक घटक यानी CTR। ऐसे भी PT होता है। तो इस मान को यहाँ पर CTR पर रखना है, और पाठ्यांक मीटर का, है ना, कितना मीटर पड़ रहा है इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सप्लाई वोल्टेज कितना है ये आपको पता चल जाएगा। ये आपको क्या होगा? ये पूरी तरीके से दोस्तों पता चल जाएगा। इस प्रकार से इसकी जो है रीडिंग जो है निकाली जाती है ना। आगे चलें। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर का क्या कार्य संभव? बड़ा आसान सवाल है, क्योंकि ये आउटपुट पावर को बढ़ा नहीं सकता है किसी भी कंडीशन में। ट्रांसफार्मर पावर को नहीं बढ़ा सकता, वोल्टेज को बढ़ा सकता है, वोल्टेज को घटा सकता है, और जो करंट है ना मेरे भाई, ये अपने आप घटता बढ़ता है। ये क्या है? ये अपने आप घटता है, अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। परिभाषा के अनुसार अपचायक ट्रांसफार्मर वह है जिसमें द्वितीयक कुंडलन जो है प्राइमरी की अपेक्षा इसमें टर्न्स जो है ये कम होते हैं, है ना, यही होता है ना। प्राइमरी की अपेक्षा इसमें टर्न्स कम होते हैं और सेकेंडरी में टर्न्स अधिक होते हैं। प्राइमरी के अपेक्षा कम टर्न्स होते हैं, है ना। अपचायक स्टेप डाउन यानी कि सेकेंडरी में कम टर्न्स, प्राइमरी में अधिक टर्न्स, ठीक है ना, प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक टर्न्स। नेक्स्ट है, यदि किसी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स को दोगुनी कर दी जाए और साथ ही प्राथमिक के वोल्टता को हाफ कर दिया जाए तो द्वितीयक वोल्टता कितना हो जाएगा? बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे। इसमें देखिए वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्राथमिक की वोल्टेज को हाफ कर दे रहा है। वोल्टेज का हाफ होना मतलब कि टर्न्स का हाफ हो जाना। ट्रांसफार्मर क्रोड निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मटेरियल क्या है? अभी तक आपने सिलिकॉन स्टील के बारे में जितना पढ़ा होगा ना, उससे मैं कुछ
शब्द ज़्यादा ही बताने वाला हूँ, सुन लेना आप। सिलिकॉन स्टील हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सिलिकॉन स्टील का पहली बात तो BH कर्व है ना, BH कर्व जो होता है वो कैसा होता है, वो पतला, वो कैसा होता है, वो पतला होता है। हम चाहते हैं BH कर्व पतला हो, है ना, क्योंकि ये फालतू का लॉस है और कुछ नहीं है, ठीक है ना, सिलिकॉन स्टील। और सिलिकॉन स्टील जैसे कि आप आयरन लॉस पढ़ते हैं ना, आयरन लॉस में हिस्टेरेसिस लॉस होता है, तो एक एडी करंट लॉस भी होता है। हिस्टेरेसिस लॉस में क्या होता है कि हम ये पढ़ते हैं कि बी मैक्स, है ना, फिर यहाँ पर 1.6 लिखा रहता है। इस 1.6 का मतलब आपने कभी समझा है? इसका मतलब होता है, इसको हम कहते हैं स्टीनमेट्ज गुणांक, है ना। ये क्या है, एक प्रकार का फैक्टर है। ये क्या है, स्टीनमेट्ज गुणांक। ये जो स्टीनमेट्ज गुणांक है ना, ये कम से कम होना चाहिए, है ना, 1.5 से 2.5 के बीच में स्टीनमेट्ज गुणांक होना चाहिए। ये है 1.6, ठीक है। और जो है सिलिकॉन स्टील में कितना मिलता है, 1.6। इसका जितना कम होगा स्टीनमेट्ज गुणांक उतना ही पावर लॉसेज जो है वो कम होते हैं, है ना। वो हमें मिलता है सिलिकॉन स्टील में, समझ रहे हैं, वो हमें कहाँ मिलता है, सिलिकॉन स्टील में, ठीक है ना। और दूसरी कारण ये भी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें आसानी से ट्रेवल कर सकता है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं, है ना।